हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं कि और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, जिसने बताया था कि अगर किसी चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कोई हम कंडक्टर लेते हैं तो उसके उस और कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि करंट फ्लो हो रहा है और करंट इलेक्ट्रिक करंट अगर उससे होकर के गुजर रहा है तो फिर उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हो गया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद हम चर्चा करेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट का। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रिक करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और फैराडे में हम देखेंगे कि एक हम लूप लेते हैं, लूप के नज़दीक हम मैग्नेट को लाते हैं, फिर दूर हटाते हैं, फिर नज़दीक लाते हैं, फिर दूर हटाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हम ये तुरंत उसको परिवर्तन करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा करंट का ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या हो रहा है, तो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारा करंट उत्पन्न होता है। अब इसके बाद ये समस्या उत्पन्न हो गई, अगर मतलब हम कैपेसिटर लेकर के एक्सपेरिमेंट करें तो हम देख सकते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट उत्पन्न होता है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करंट उत्पन्न हो सकता है। तो कैपेसिटर को लेकर के मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने 2 कैपेसिटर लिया। एक कैपेसिटर पर को प्लस चार्ज से जोड़ दिया और दूसरे कैपेसिटर को माइनस चार्ज से जोड़ दिया। तो चार्जिंग करने के बाद क्या हो गया कि कैपेसिटर के बीच जो एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यू इंक्रीज करते रहता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर इज़ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब इसके बाद क्या होता है कि कैपेसिटर के एक प्लेट पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच जो एग्जिस्ट करने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेरिएबल रहता है। अब किरचॉफ्स का जो नियम है, क्या नियम है कि जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर रहता है, तो ये नियम यहाँ लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है कि हम बीच में देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के चलते क्या होता है कि यहाँ ये तो डाइलेक्ट्रिक जो है सो मतलब इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो इंसुलेटर है तो करंट यहाँ पर फ्लो ही नहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा। इनकमिंग करंट मतलब ये आईसी, इनकमिंग करंट को हम आईसी से डिनोट करते हैं और आउटगोइंग करंट को यहाँ पर है ही नहीं। फिर यहाँ पर एम्पियर सर्कुटल लॉ भी लागू नहीं होगा, जिसको हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नोट आई। तो आई यहाँ क्या हो गया, तो लूप के कारण लूप की ओर के अंदर जो करंट है उसको आई से डिनोट करते हैं, और इंटीग्रेशन बी डी एल हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हम लिखते हैं ना कि इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नोट आई सी। अब फिर ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर हो गया म्यू, आई सी क्या का वैल्यू हो गया 0। तो दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो कोई करंट नहीं है। तब जो म्यू नोट को हम मतलब आई सी अगर 0 हो गया तो इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नोट इंटू 0 बराबर 0। लेकिन प्रैक्टिकली हम दोनों प्लेट के बीच में अगर हम कैंपास को रखते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन है तो दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैक्सवेल ने सोचा कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट है और यह जो करंट है वो इंड्यूस्ड करंट है। तो इंड्यूस्ड करंट के बदले में एक करंट उत्पन्न होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, या यही जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसी को उन्होंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम आईडी से डिनोट करते हैं।
अब पहला जो हमारा प्लेट है उस पर इनकमिंग करंट कितना है, तो IC है, और दूसरा जो हमारा प्लेट है उस पर हम देख रहे हैं ID आउटगोइंग करंट हो गया। तो पहले प्लेट पर इनकमिंग करंट तो IC है लेकिन आउटगोइंग करंट नहीं है, और मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ID से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, आउटगोइंग करंट। तो फर्स्ट जो प्लेट है उसके लिए IC बराबर ID हो गया, मतलब IC मतलब इनकमिंग करंट, ID मतलब आउटगोइंग करंट। और सेकेंड प्लेट की बात करें तो ID बराबर IC, ID मत सेकेंड प्लेट के लिए ID हो गया इनकमिंग करंट और IC हो गया आउटगोइंग करंट। तो मैक्सवेल ने साबित कर दिया कि किरचॉफ्स लॉ भी लागू होगा और एम्पियर सर्कुटल लॉ भी लागू होगा कैपेसिटर से प्रयोग करके, जबकि डाइलेक्ट्रिक रख देने से मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई करंट नहीं है। तो यही जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसके कारण कैपेसिटी में डिफ्लेक्शन होता है, तो जिस करंट के कारण वो हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ID जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का फर्स्ट प्लेट के लिए से सेकेंड प्लेट की ओर मतलब जाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा ID का। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू नॉट ID। तो दोनों प्लेट के बीच में जो ID होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तब मैक्सवेल का करेक्शन यहीं पर है कि इंटीग्रेशन B DL बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID। तो फर्स्ट प्लेट के लिए ID बराबर 0 और सेकेंड प्लेट के लिए IC 0। वायर में करंट IC इंडक्शन करंट हो गया। करेक्टेड एम्पियर्स जो मैक्सवेल इक्वेशन है इस हिसाब से हम देख सकते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट और